सो हेलो एवरीवन। आज अपन है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल की ऑब्जेक्टिव सीरीज के सीरीज नंबर 5 में। और आज अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अपने पास एक तो इरिगेशन, ड्रेनेज और पंप्स। ये तीन टॉपिक आज अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इरिगेशन की। ठीक है, तो इरिगेशन में सबसे पहले आता है बहुत बेसिक टर्म है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर इरिगेटेड। जितना भी इरिगेशन के अपन थ्रू वाटर देते हैं उसका टोटल डेप्थ जो है वो कहलाता है डेल्टा। ठीक है, बेस पीरियड कहलाता है बेस पीरियड इन डेज विच वाटर अप्लाइड थ्रू द इरिगेशन टू द क्रॉप्स फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, तो सोइंग के बाद में और हार्वेस्टिंग के पहले जितना भी वाटर अपन अप्लाइड करते हैं उस पीरियड को अपन बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, और ड्यूटी कितना क्या है? ड्यूटी है जैसे इस टर्म से डिफाइन हो रहा है कि जितना भी एरिया अपन इरिगेट करते हैं, जितना भी एरिया इरिगेट करते हैं पर यूनिट ऑफ द क्यूबिक मीटर ऑफ द क्यूबिक ऑफ द वाटर, क्यूबिक मीटर पर सेकंड ऑफ द वाटर, मतलब ये फ्लो ऑफ द वाटर पर यूनिट फ्लो ऑफ द वाटर इन एंटायर बेस पीरियड। ठीक है, इस बेस पीरियड में पर यूनिट फ्लो ऑफ द वाटर जितना अपन एरिया इरिगेट करते हैं वो कहलाता है ड्यूटी। और ये रिलेशनशिप होता है ड्यूटी डेल्टा और बेस के बीच में, जिसमें ड्यूटी इज इक्वल टू होता है 8/6 बी बाय डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा को इधर ले डालेंगे तो डेल्टा पर कैसे निकालेंगे? 8/6 को बी बाई डी। ठीक है, यहाँ पर आप टर्म्स यूनिट याद रखिएगा। इसमें जो ड्यूटी है वो हेक्टेयर पर क्यूसेक में है, डेल्टा जो मीटर में है, और बेस पीरियड जो है वो डेज में। ठीक है, इसके लिए जो है ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। ठीक है, देन अपन बात करते हैं इरिगेशन पीरियड की। इरिगेशन पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड से थोड़ा अलग होता है। इरिगेशन पीरियड होता है जैसे बेस पीरियड अपन ने सोइंग के बाद से लेकर हार्वेस्टिंग के पहले तक अपन कैलकुलेट करते हैं, बट इरिगेशन पीरियड होता है दो कंसेक्यूटिव इरिगेशन अगर अपन दे रहे हैं क्रॉप्स को। ठीक है, तो एक क्रॉप में क्या 3 से 4 अपन को इरिगेशन देना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दो कंसेक्यूटिव क्रॉप्स के बीच में जो भी पीरियड अपन उसको अलाउ कर रहा है वो कहलाता है उसका इरिगेशन पीरियड। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज दैट अलाउ फॉर अप्लाइंग वन इरिगेशन टू द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इरिगेशन में। जीएसईए कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होता है तो उसमें होता है ग्रॉस कमांड एरिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कैचमेंट एरिया है, अगर मान लेते हैं कि ये कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर कोई डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये इसका कैचमेंट एरिया कहलाएगा। बट जो एरिया बेनिफिशियल होला, जहां पर ये नहरों से थ्रू उसका सिंचाई दे रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है मान लीजिए, तो यहाँ पर राइट मैन कैनाल है, लेफ्ट मैन कैनाल है, देन उसके सब माइनर से, तो जितना भी एरिया ये कवर कर रहा है बेनिफिशियल एरिया, उसको अपन बोलते हैं कमांड एरिया। और जहां से उसको पानी आ रहा है उसको बोलते हैं अपन कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो ये कमांड एरिया ये भी क्लासिफाइड होता है। जैसे जीसीए जो है अपने पास होता है ग्रॉस कमांड एरिया, मतलब टोटल एरिया जो है विद इन इरिगेशन प्रोजेक्ट में जितना भी बाउंड होता है वो होता है उसका ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया में आता है कल्चरल कमांड एरिया, मतलब इस एरिया में बेसिक नीड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज से अपन कर रहे हैं नहरों के लिए, तो अपन को ये पता होना चाहिए उसमें कल्टिवेबल कमांड एरिया कितना, मतलब कल्टिवेबल कमांड एरिया कितना है। ठीक है, इसमें कल्टीवेशन लैंड कितनी है। ठीक है, तो वो जो पार्ट होता है जीसीए का वो होता है, उसको कहते हैं अपन सीसीए, दैट इज कल्चरल कमांड एरिया, जो यूजुअली होता है 80%। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट को इसी तरह जो है सैंक्शन किया जाता है। देन अपन बात करते हैं ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की। तो इस कमांड एरिया में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया होता है द नेट एरिया इरिगेटेड प्लस द एरिया इरिगेटेड मोर देन वंस इन अ ईयर। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्रॉप्स जो है उसको 2 टाइम में ग्रो करते हैं, कुछ 3 सीजन में भी ग्रो करते हैं। तो नेट इरिगेटेड एरिया क्या कहलाता है कि अपन जो क्रॉप्स को सिर्फ एक बार पानी दे रहे हैं, इसका मतलब है टोटल इरिगेटेड एरिया अपन देख लेते हैं कि एटलीस्ट जो एक बार अपन ने जिस एरिया को पानी दिया है उसको अपन मान लेते हैं कि इरिगेटेड है। ठीक है, तो वो हो गया नेट इरिगेटेड एरिया। बट कुछ क्रॉप्स, कुछ लैंड को अपन को 2 सीजन या 3 सीजन में भी ग्रो कर रहा है, तो मोर देन 1 टाइम जिसमें अपन को इरिगेशन दे रहा है वो कहलाते हैं अपने पास एरिया इरिगेटेड मोर देन वंस इन अ ईयर, और दोनों सम अप कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। ठीक है, तो ग्रॉस इतने एरिया में अपन इरिगेशन दिए हैं, बट कुछ क्रॉप्स को अपन ने मोर देन 1 टाइम्स दिए हैं, तो अगर नेट निकालना हो तो अपन को एटलीस्ट 1 जो अपन ने दिए हैं जिसको भी इरिगेशन, उसको अपन कहते हैं नेट इरिगेटेड एरिया। ठीक है, देन अपन बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की। इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन है कि एक्चुअल एरिया इरिगेटेड। ठीक है, सीसीए में आउट ऑफ सीसीए कल्चरल कमांड एरिया में अपन ने जितना भी एरिया इरिगेट किए हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था इंटेंसिटी इज द एक्चुअल एरिया इरिगेटेड अपॉन द कल्चरल कमांड एरिया। ठीक है, तो इसका जो परसेंट होता है उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, देन अपन बात करते हैं ड्राई क्रॉप की। ड्राई क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच इज कंप्लीटली रेस्ड बाय द रेनफॉल। ठीक है, सिर्फ मानसून रेनफॉल पे डिपेंड होती है, उसको अपन बोलते हैं ड्राई क्रॉप्स। ठीक है, या इसको रेनफेड एरिया भी बोलते हैं, और रेनफेड एरिया में जो क्रॉप्स होती है उसको अपन बोलते हैं ड्राई क्रॉप्स। ठीक है, देन अपन बात करते हैं पोरोसिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोरोसिटी, इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो कोई सॉइल सैंपल है अपने पास, इसमें जितने भी वॉइड्स हैं
ठीक है, तो उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है वो होता है पोरोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा सैंड के लिए जो होता है वो पोरोसिटी कम होती है। यूजुअली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सैंड में पोरोसिटी ज्यादा होती है, बट सैंड के लिए 35 से 50% होती है, क्ले की पोरोसिटी ज्यादा होती है। इसका रीजन मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर्स में बताया था। इसका क्या रीजन होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, क्ले में स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इस कारण से जो एब्जॉर्प्शन फोर्सेस उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, इसलिए जो उसका नेचर होता है पोरस नेचर का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि क्ले की और सैंड की पोरोसिटी कितनी है। ठीक है, द पोरोसिटी चेंजेस विद द सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। ठीक है, तो टेक्सचर क्या डिफाइन करता है, द प्रोपोर्शन ऑफ द सिल्ट सैंड एंड क्ले। ठीक है, जो जितने भी प्रोपोर्शन वहां पर डिफरेंट सिल्ट सैंड और क्ले का है वो डिफाइन करता है उसकी सॉइल टेक्सचर। ठीक है, तो जितना ज्यादा अपने पास सिल्ट होगा, जितना ज्यादा क्ले होगा, उतनी ज्यादा उसकी पोरोसिटी होगी। और स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है कि अरेंजमेंट ऑफ द दिस पार्टिकल्स, इसमें प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रही, जो पार्टिकल्स वहां पर अवेलेबल हैं, जो पार्टिकल प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से की है वो कहलाता है सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, दोनों जो चीजें हैं चेंज होती है विद द पोरोसिटी। ओके, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द क्ले इज मोर देन द सैंडी सॉइल। क्यों? क्योंकि उसकी पोरोसिटी होती है ज्यादा। देन अपन बात करते हैं वॉइड रेशियो की। वॉइड रेशियो एक और टर्म है जो कि पोरोसिटी से डिफाइन होती है। इसको सिंपल टर्म में डिफाइन करते हैं वीवी अपॉन वीएस, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड की बात हो रही है, जितना भी सॉइल सॉलिड वहां प्रेजेंट है, एक्चुअल जो पार्टिकल्स ग्रेन्स प्रेजेंट है उनका वॉल्यूम है वो है अपने पास वीएस, तो इसका रेशियो हो गया द वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस पोरोसिटी। से न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, अब याद रखिएगा पोरोसिटी की वैल्यू दे देंगे, अपन को वॉइड रेशियो निकालना है। ठीक है, इसको रिलेटिव पोरोसिटी भी बोलते हैं वॉइड रेशियो को। ओके, देन अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन नाम से क्लियर हो रहा है कितना वहां पर सैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको अपन शो करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोर्स ऑफ द वॉलिड्स। ठीक है, तो वी एस अपॉन हो गया वीवी। ठीक है, तो अपने पास जितना भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, तो अपन उसको बोलते हैं कि कितना डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको पता है। ऑर्गेनिक मैटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.3 से 1.5 ग्राम पर सीसी, ये भी याद कर लीजिएगा आप। देन अपन बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है कि वेट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो किसी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना रहता है अपन को लिक्विड की, तो उसको इक्विवेलेंट वेट डेंसिटी ले लेते हैं अपन, वाटर की डिवाइड कर देते हैं, उसकी डेंसिटी तो अपन जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो डोमिनेंट मटेरियल्स होते हैं इन जनरल मटेरियल सॉइल में, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65। ओके, फील्ड कैपेसिटी द सॉइल मॉइस्चर टेंशन फॉर द सैंडी सॉइल इज 0.15 बार। तो यूजुअली अपन मानते हैं कि वो जीरो टेंशन पे होते हैं, 0 बार पे होते हैं, बट ये कोई लिटरेचर में एक दिया हुआ है कि सैंडी सॉइल में तब भी थोड़ा बहुत टेंशन होता है 0.1 बार, और ये क्वेश्चन पहले जो बुक्स में है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप याद रख लीजिएगा कि पर्टिकुलरली सैंडी सॉइल में पूछे तो 0.1 बार है, बट इन जनरल जो है फील्ड कैपेसिटी, सॉरी यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सैचुरेशन पे 0 होती है, बट फील्ड कैपेसिटी 1/3 से 1/10 ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है, इसलिए इसको लेते हैं अपन 0.1 बार। ओके, देन फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस टू यूज द फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज ऑफ द इरिगेशन चैनल्स और कैनाल। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कैनाल होती है तो उसमें अपन को गेजेस लगाना पड़ता है। ठीक है, जो उसके मेजरमेंट करते हैं कि कितना वाटर उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक तो कंट्रोल पर्पज से, दूसरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज से। ठीक है, कितना वाटर उसमें फ्लो हो रहा है उसको निकालने के लिए अपन कुछ मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे होते हैं वियर्स, मीटर गेजेस और फ्लूम्स। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कैनाल जा रही है तो उसमें बीच में ये जैसे पार्शियल फ्लूम बना हुआ है, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो वियर्स तो सबको पता किस तरीके से होते हैं, रेक्टेंगुलर वी नॉच वियर और सिप्लोटी, तीन टाइप के शेप्स के वियर होते हैं। ठीक है, देन अपने पास है मीटर गेजेस। मीटर गेजेस कुछ नहीं होते, बस स्टेज रिकॉर्डर मैंने आपको बताया था उसी तरह की डिवाइस होती है। ठीक है, देन अपन बात जाते हैं फ्लूम्स का। ठीक है, जो फ्लूम्स यूज करते हैं अपन उसको बोलते हैं पार्शियल फ्लूम। ठीक है, इस टाइप का उसका डायग्राम होता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ये इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ये होता है इसका कॉन्वर्जिंग सेक्शन, ये होता है कॉन्वर्जिंग सेक्शन, ये होता है इसका डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, यहां से वाटर आता है और यहां से आउटलेट पे जाता है। ठीक है, और ये होता है इसका थ्रोट सेक्शन। ठीक है, कोई भी पार्शियल फ्लूम की जो विड्थ होता है, विड्थ ऑफ द थ्रोट, उसका साइज बताता है। ठीक है, तो अपन अगर वो साइज को डिनोट करना है कि साइज क्या है पार्शियल फ्लूम का, तो इसके विड्थ से अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन में आप याद रखिएगा, इस टाइप का इसका शेप होता है। इससे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो ये है अपने पास शेप। तो जो कॉन्वर्जिंग सेक्शन होता है वो फ्लैट सरफेस होती है। ठीक है, जो थ्रोट सेक्शन होता है वो डाउनवर्ड साइड में स्लोपी होता है, स्टीपी होता है। ठीक है, बट जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्लोपी होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये होता है अपने पास फ्लूम्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आया पहले भी कि जो फ्लूम्स है उसके साइज को अपन कैसे बताते हैं, साइज को बताते हैं विड्थ ऑफ द थ्रोट से। ठीक है, साइज ऑफ द स्पेसिफाइड बाय द विड्थ ऑफ द
विड्थ ऑफ द थ्रोट सेक्शन, ठीक है। उससे अपन पार्शियल फ्लूम के जो है साइज को बनाते हैं। पार्शियल फ्लूम जो है वो बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड होता है, ओके। देन कन्वर्जिंग सेक्शन इज लेवल्ड, अपन ने बात कर चुके हैं, जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है वो लेवल्ड होता है, बट द डाइवर्जिंग सेक्शन इज स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्लोपिंग, पहले थ्रोट सेक्शन में स्लोपिंग डाउनवर्ड हो गया, देन यहाँ पर ये अपवर्ड हो गया डायरेक्शन में, ओके। देन अपन बात करते हैं नोचेस की। नोचेस भी होते हैं डिवाइसेज जिसको अपन यूज करते हैं वाटर मेजरमेंट डिवाइसेज जैसा। ऑरिफिस, ऑरिफिस कुछ नहीं होते, एक प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स के बीच में एक छोटा सा एक होल होता है, इससे वाटर जो है कंटिन्यूसली चार्ज होता है, ठीक है। तो अपन को इस ऑरिफिस का टोटल हेड ऑफ द वाटर पता है कितना हेड है अपने पास, इसका एरिया कितना है, तो सिंपल इसका बर्नौलीज थ्योरम से इसका डेरिवेशन होता है, इसके इक्वेशन का, उसका यूज करके अपन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। बट आज के डेट में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड यूज करती है, जो कि बेस्ड होती है फैराडेज लॉ पे, उसका अपन यूज करते हैं फ्लो मेजर डिवाइसेस के उसमें, ठीक है। हालांकि ये बहुत एडवांस मेथड है, इसको बहुत वाइडली यूज नहीं करते हैं, बट अब धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये मोस्ट एडवांस मेथड है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है। देन अपन बात करते हैं वियर। वियर का जनरल फॉर्म होता है CLS टू पावर m, ठीक है, जिसमें C होता है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, L होता है अपने पास लेंथ ऑफ द वियर और H होता है अपने पास हेड ओवर क्रेस्ट, ठीक है। इस टाइप का सिंपल इसका अरेंजमेंट होता है वियर का। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अपने पास ये टोटल चैनल है अपने पास, तो इस टाइप का ये वियर होता है, ये रेक्टेंगुलर वियर होता है। देन ये वी शेप का ट्रायंगुलर वियर होता है, ये होता है अपने पास ट्रेपेजोइडल वियर। ट्रेपेजोइडल वियर्स को अपन बोलते हैं सिपुलेटिव वियर्स, ठीक है। वियर में होता क्या है, मान लीजिए कि अपने पास ये अपने पास चैनल है, ठीक है, और अपन को यहाँ पर वियर का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास चैनल थी, बट अपन ने जो यहाँ पर लेंथ ऑफ द वियर है वो कम ली है, ठीक है। यहाँ पर जो है अपन ने इसको थोड़ा अंदर कर दिया, इसका मतलब टोटल वियर सेक्शन जो बन रहा है अपना ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं वियर विद टू एंड कॉन्ट्रेक्शन। यहाँ पर एंड को कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अगर एक साइड में कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, सिर्फ एक साइड में हो रहा है तो उसको हो रहा है वन एंड कॉन्ट्रेक्शन, और अगर दोनों साइड में हो रहा है तो टू एंड कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एंड कॉन्ट्रेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है उसमें एंड कॉन्ट्रेक्शन को अपन माइनस करना पड़ता है, ओके। और अगर जहां पर कोई भी एंड कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, नो एंड कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं सप्रेस्ड वियर, ठीक है। तो जो एनिकट्स जो है बेसिकली एक वियर है, वो एक सप्रेस्ड वियर है, ठीक है। तो एनिकट्स अपन इस तरीके से डिजाइन करते हैं जो विड्थ ऑफ द चैनल है वो लेंथ ऑफ द वियर के बराबर रहे, ओके। तो उसमें अपन एंड कॉन्ट्रेक्शन नहीं देते हैं, तो वो एक प्रकार का सप्रेस्ड वियर है, ठीक है। और दो टाइप के वियर होते हैं, एक होता है शार्प क्रेस्टेड और ब्रॉड क्रेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रेस्ट है अपने पास, इसमें भी क्या होती है, दो टाइप के, जैसे मेटल प्लेट यूज करेंगे तो वो बहुत शार्प होगी, ठीक है। बट यहाँ पर अपन कंक्रीट यूज करेंगे तो वहां शार्पनेस में मिल नहीं पाएगी अपन को, तो उसकी विड्थ होती ज्यादा, तो उसके लिए होता है ब्रॉडकास्टेड, ठीक है। बेसिक जो फॉर्मूला है वो सेम है शार्प कास्टेड ब्रॉडकास्टेड एंड कॉन्ट्रेक्शन के लिए। बेसिक जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्म में होगा, बस थोड़ा बहुत उसमें जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज और वो सब चेंज होगा, ठीक है। देन अपन बात करते हैं रेक्टेंगुलर वियर की, मैंने आप बात कर लिया था। ट्रायंगुलर वियर जो होते हैं, जिसको वी नॉच वियर भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 0.013 h to the power 5/2, ठीक है। इसमें लेंथ की अपन बात नहीं कर रहे क्योंकि इसमें लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ट्रेपेजोइडल वियर है, इसको सिपुलेटिव वियर भी बोलते हैं, जिससे 1:4 का जो है, ये जो आप देख सकते हैं ये 1:4 का इसमें यहाँ पर जो साइड स्लोप है यहाँ पर 1:4 का होता है, ओके। देन इसमें आप याद रखिएगा सिपुलेटिव वियर का एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें एंड कॉन्ट्रेक्शन को अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एंड कॉन्ट्रेक्शन अगर होता भी है तो अपन जो वियर का फॉर्मूला है वो मॉडिफाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ट्रेपेजोइडल वियर के इसका फॉर्मूला कैसे देते हैं अपन, 0.0186 LS to power 3/2, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जितनी भी बात मैं कर रहा हूं आपके लिए, ये सब शार्प क्रेस्टेड वियर के लिए, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है अपने पास सिपुलेटिव वियर्स का अपन ने देख लिए। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास 0.0186 LS to power 3/2 का, ठीक है। ये अपने पास है शार्प क्रेस्टेड के लिए। ब्रॉडकास्टेड के लिए जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज होता है 1.71 होता है, ठीक है, वो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला के लिए, ठीक है। सो द वियर व्हिच हैव द एंड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वन एंड इज कॉल्ड एज द contracted viers, and for the same head the discharge is less in a suppressed weir as compared to the no end contraction, ठीक है। तो जो suppressed weir होता है अपन उसको बोलते हैं no end contraction का weir, और जो end contraction होता है उसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है Q is equal to 0.0186 L minus 0.1 H। अगर एक साइड एंड कॉन्ट्रैक्शन है h to the power 3/2, ठीक है। तो वन एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो 0.1 H जो है माइनस हो जाता है लेंथ ऑफ द वियर से, अगर टू एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो 2 हो जाता है। तो इसका जो अपन देख सकते हैं ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब है एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो डिस्चार्ज है सेम हेड के लिए वो कम होगा एज कंपेयर टू द सप्रेस्ड वियर, ओके। देन अपन बात करते हैं ओरिफिस के लिए। ओरिफिस का फॉर्मूला होता है 0.061 10⁻³ A/2GH, ठीक है। ये अपने पास होता है एरिया ऑफ द ओरिफिस, जिसका होता है अपने पास हेड ऑफ द वाटर, जितनी हाइट तक वो राइज करता है अपस्ट्रीम साइड में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लेते हैं इसमें 0.61,
ओके। सेफ लैंड स्लो फॉर द सरफेस इरिगेशन जो है, सरफेस इरिगेशन मेथड्स जो यूजुअली दो टाइप के मेथड्स होती है, सरफेस इरिगेशन सरफेस और माइक्रो स्प्रिंकलर माइक्रो इरिगेशन मेथड्स, ठीक है। तो जो सेफ लैंड स्लोप होता है सरफेस इरिगेशन के लिए वो सैंडी सॉइल के लिए होता है 0.05 से 0.25%, मीडियम टेक्सचर के लिए होता है 0.2 से 0.4% और क्ले के लिए होता है 0.4 से 0.65%, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द चेंजिंग द टेक्सचर जो स्लोप है जो इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इरोजन का खतरा होता है सैंडी सॉइल में और क्ले सॉइल में कम होता है। ओके, देन अपन बात करते हैं सॉइल टेक्सटाइल क्लासिफिकेशन की। यूएसडीए ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें है क्ले लेस देन 0.02 mm, सिल्ट के लिए है 0.002 से 0.05 mm, वेरी फाइन सैंड के लिए 0.05 से 0.1 mm, फाइन सैंड के लिए 0.1 से 0.25 mm, मीडियम सैंड के लिए 0.25 से 0.5 mm, कोर्स सैंड के लिए 0.5 से 1 mm, वेरी कोर्स के लिए 1 से 2 mm और ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 2 mm। हालांकि बहुत बड़ी टेबल है, बट आपको थोड़ा बहुत इसको 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाता है, ठीक है। एक ट्रेंड में है पूरा ये। IEEE की क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, क्ले इज लेस देन 0.002 mm, सेम एज द यूएसडीए। सिल्ट है जो 0.002 से 0.02 mm, फाइन सैंड इसमें 0.0 से 0.2 mm और कोर्स सैंड अपने पास 0.2 से 2 mm, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। देन आपको मैंने बात किया था टाइप्स ऑफ वाटर के, 3 टाइप्स के वाटर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ग्रेन के बहुत किनारे होते हैं, ठीक है। ये बाय द फोर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ये एड्सॉर्प्शन फोर्स के कारण बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, ठीक है, ये इजीली लूज नहीं होते हैं। ओके, कैपिलरी वाटर जो है वो थोड़े दूर होते हैं ग्रेन से, ठीक है। तो इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें जो प्रेशर से बाउंड रहते हैं वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। होल्ड बाय द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन, ये जो फोर्स होल्ड करता है वो है यहाँ पर सरफेस टेंशन, ठीक है। ओके, कैपिलरी एडजस्टमेंट इज वेरी स्लगिश बिटवीन द 15 से 31 एटमॉस्फेयर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये लगभग 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर के बीच में इसका होता है, बट इसका जो स्लगिश नेचर होता है वो 15 टू 31 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। देन इट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, ठीक है। तो ये वाला जो मॉइस्चर है ये अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट जो है वो इतनी एनर्जी एक्सर्ट कर सकते हैं कि इस बाउंडेशन को वो तोड़ लेते हैं, इतना फोर्स वो अप्लाइड कर सकते हैं कि ये 31 एटमॉस्फेयर से 1/3 एटमॉस्फेयर जो है ये इनके रेंज का होता है, इतना फोर्स वो अप्लाइड कर लेते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट एब्जॉर्प्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, ठीक है। जो कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है बहुत ज्यादा टाइट होता है, उसका जो फोर्स होता है वो ग्रेटर देन 31 एटमॉस्फेयर होता है, उतना फोर्स जो है वो प्लांट्स एक्सर्ट नहीं कर पाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है कि जो अनबाउंडेड होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से फ्रीली मूव करता है, ठीक है। एडिशनल ग्राउंड वाटर होता है जो कि डीप परकोलेट हो जाता है, ये भी अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स के लिए। ओके, देन आपको मैंने बताया था कि एग्जांपल में कि कोई गमला है जिसमें अपन एक कोई प्लांट को रखे हैं, ठीक है, और उसमें अपन कंडीशनली इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर एकदम पानी भर जाएगा और यहाँ से स्पिल करने लगेगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जितने भी पोर्स हैं वो वाटर से भर गए, तो अपन बोल सकते हैं कि वहां पर वो सैचुरेशन कैपेसिटी पहुंच गया, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ सैचुरेशन कैपेसिटी है जिसमें जो टेंशन होता है वो निग्लिजिबल होता है 0 से 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेयर, थोड़ा बहुत होता है 1/3 एटमॉस्फेयर, बट निग्लिजिबल होता है सैचुरेशन पे, ठीक है। कुछ देर बाद क्या है कि इसमें एडिशनली जो वाटर है, कुछ जो होता क्या है कि ग्रेन्स है तो वो एब्जॉर्प्टिव फोर्सेस कारण हाइग्रोस्कोपिक वाटर को होल्ड कर लेंगे, कैपिलरी वाटर को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। बट जो ग्रेविटेशनल वाटर है उसको वो लूज कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर 24 आवर या उससे ज्यादा टाइम में अगर अपन उसको देते हैं तो उसमें पूरा जो वाटर है वो और एडिशनल वाटर ग्रेविटेशनल वाटर वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में क्या टेंशन होता है, 1/3 से 1/10 ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर अपन इसको इरिगेशन पहले ही बंद कर चुके हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे जो प्लांट है वो ग्रो करेगा, यहाँ से जो वाटर वो एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसपायर्ड करते रहेगा, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर है वहां कम हो जाएगी, ठीक है। कम हो जाएगी तो उस कारण से क्या होगा, ये जो प्लांट है वो डाई करना चालू करेगा, स्टार्ट टू विल्ट, ठीक है। कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, 7 से 32 एटमॉस्फेयर, उसको अपन बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, द विल्टिंग स्टार्ट, ठीक है, विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है बट प्लांट डाई नहीं होता। यहाँ पर अपन उसको वापस मॉइस्चर देंगे तो वापस ग्रो करने लगेगा, बट अपन उसको कंटिन्यूअसली अगर डेफिसिट में रखते हैं, उसमें वाटर अपन इरिगेशन के थ्रू अप्लाइड नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा और वहां सॉइल मॉइस्चर टेंशन है और बढ़ते रहेगा, और ये जब 60 एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा इसका मतलब है कि विल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, अब प्लांट रिग्रो नहीं हो सकता, प्लांट जो है वो डाई हो गया, ठीक है। तो इस कैटेगरी पे इसको बोलते हैं अपन सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स, ठीक है। सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके आप सॉइल मॉइस्चर टेंशन भी याद कर लेना। जो अवेलेबल वाटर होता है वो होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी में, जिसमें प्लांट्स जो है इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस टेंशन को और इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है अवेलेबल वाटर बिटवीन द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। देन अपन बात करते हैं
इंडिकेटर जो प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और विल्टिंग पॉइंट को, उसको इंडिकेटर प्लांट जो है वो सनफ्लावर को यूज करते हैं। ओके, देन अपन बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की। सॉइल टेक्सचर इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सिल्ट एंड क्ले व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर, एंड सॉइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन है तो वहां पर अपन सॉइल टेक्सचर डिफाइन करेंगे, और अगर फिक्स प्रोपोर्शन के लिए जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो डिफाइन करता है सॉइल स्ट्रक्चर को। ठीक है, देन अपन बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन की। ठीक है, इसके लिए जो अपरेटस यूज करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन निकालने के लिए, जो कि अपन ने फील्ड कैपेसिटी मोमेंट बिल्डिंग पॉइंट में देखे थे कि ये टेंशन निकालने के लिए अपन यूज करते हैं अपरेटस टेंशियोमीटर। ठीक है, बट ये टेंशियोमीटर है वो 0.85 बार्स तक या 85 सेंटीबार तक यूज कर सकते हैं अपन, इसको यूज करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन निकालने के लिए। उससे ज्यादा है तो अपन यूज करते हैं प्रेशर अपरेटस, जो कि 15 बार्स तक अपन यूज कर सकते हैं। ओके, देन अपन बात करते हैं सॉइल वाटर पोटेंशियल इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द वाटर सिस्टम। ठीक है, तो सॉइल वाटर पोटेंशियल बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप सिंपली याद कर लीजिएगा सॉइल वाटर पोटेंशियल जो है वो एनर्जी लेवल का एक्सप्रेशन होता है इन अ सॉइल सिस्टम। ओके, सॉइल मॉइस्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल मॉइस्चर टेंशन। जितना ज्यादा सॉइल मॉइस्चर बढ़ेगा उतना ही कम सॉइल मॉइस्चर टेंशन होगा। ओके, ये अंडरस्टूड है कि जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना कम टेंशन रहेगा, जैसे जैसे मॉइस्चर इंक्रीज होगा उतना ही उसमें ज्यादा टेंशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि धीरे 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 जो है कैपिलरी वाटर रिड्यूस हो रहा है, और जो बाउंडिंग फोर्सेस हैं वो ज्यादा जो है स्ट्रेंथ आ रही है उसमें। ठीक है, अगर वहां पर ज्यादा बाउंडिंग फोर्सेस की स्ट्रेंथ आ रही है तो उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वहां पर एक टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन अपन बात करते हैं सॉइल सैलिनिटी क्लासिफिकेशन का। ये बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट मैंने ये टेबल डाल दिया उसमें, एक आध बार कोई क्वेश्चन आया था। तो इसको सॉइल सैलिनिटी क्लासिफिकेशन होता है, उसको 3 बेस पे करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ESP एक्सचेंजेबल सॉइल परसेंटेज एंड पीएच। ठीक है, तो सलाइन सॉइल के लिए जो EC होता है वो ग्रेटर देन 4 होता है, अल्कली सॉइल के लिए लेस देन 4 होता है, और सलाइन अल्कली के लिए होता है वो ग्रेटर देन 4 होता है। ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज लेस देन 15 होता है सलाइन सॉइल के लिए, अल्कली सॉइल के लिए ग्रेटर देन 15 है, और सलाइन अल्कली के लिए भी ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, पीएच की बात करें तो जैसे अपन को पता है सलाइन सॉइल का लेस देन 8.5 होता है, थोड़ा एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, अल्कली का जो होता है 8.5 से ज्यादा, ये बेसिक नेचर की होती है, और सलाइन अल्कली भी होता है 8.5 से ज्यादा। ओके, तो आपको बस ये याद रखना है सॉइल सैलिनिटी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, रिलेटिव टॉलरेंस ऑफ द क्रॉप्स। तो सैलिनिटी कंडीशन में क्या होता है कि कुछ क्रॉप की टॉलरेंस भी होती है सैलिनिटी के अगेंस्ट में। तो कुछ क्रॉप जो है वो सैलिनिटी के अगेंस्ट में अच्छा ग्रो कर लेती है, बट कुछ क्रॉप जो है वो विल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो टॉलरेंस होती है सबसे ज्यादा होती है बार्ले की, देन अल्फा अल्फा की, देन शुगर केन की, और सबसे कम होती है स्वीट पोटैटो की। ठीक है, तो ये टॉलरेंस की लिमिट होती है। द अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर द लिक्विमेशन ऑफ द सलाइन सॉइल बाय द लीचिंग इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड द सॉल्ट टॉलरेंस ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो जब भी अपन सॉइल रिक्लिमिनेशन करते हैं अपन को पता है कि वहां पर सॉइल में जो है वो सलाइन है या फिर अल्कली है या उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, तो अपन उसको एक वन ऑफ द मेथड है उसको लीचिंग करना। ठीक है, लीचिंग मतलब उसके सॉल्ट्स को वॉश आउट करना पूरे फील्ड से। ठीक है, तो उसमें पूरा जो है फील्ड को भर देते हैं, देन उसको सॉल्यूट करते हैं सॉल्ट्स को, देन उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ड्रेनेज के थ्रू। तो अपन कितना उसमें क्वांटिटी ऑफ द वाटर अपन को करना है तो वो डिपेंड करता है, कितना अपन को सॉइल रिक्लिमेशन करना है वो डिपेंड करता है इसको क्वांटिटी ऑफ वाटर पे, सॉरी वाटर की क्वालिटी पे, कौन सी वाटर की क्वालिटी है वहां पर। देन ये भी अपन डिसाइड करते हैं कि उसमें जो भी क्रॉप अपन ग्रो कर रहा है उसका सॉल्ट टॉलरेंस कितना है। ठीक है, तो जितना भी सॉल्ट टॉलरेंस होगा बस उतना ही अपन जो है वाटर को इतना ही सॉल्ट को अपन रिमूव करेंगे थ्रू द लीचिंग। ओके, अपन बात करते हैं डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स की। सबसे पहले सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। 3 टाइप की मेथड्स होती है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इजीली। ठीक है, तो ये जो मेथड होती है ये होती है चेक बेसिन। ठीक है, चेक बेसिन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के ऐसे छोटे छोटे बेसिन बने रहते हैं, तो एक में जैसे वाटर भरता है तो उसको फिर क्लोज करके फिर दूसरे में वाटर भरता है। आपने गाँव में देखे होंगे बहुत वाइडली यूज करते हैं, यूजुअली राइस फील्ड में इसको बहुत यूज करते हैं चेक बेसिन को। ठीक है, बॉर्डर इरिगेशन में क्या होता है कि जैसे कोई फील्ड है तो यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे बॉर्डर्स बना देते हैं, लंबे लंबे बॉर्डर्स होते हैं, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाटर अप्लाई करते हैं, देन यहाँ से क्लोज करने के बाद देन यहाँ पर करते हैं, देन यहाँ से ये मेन स्ट्रीम यहाँ से जा रही है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं बॉर्डर इरिगेशन मेथड। और फरो इरिगेशन मेथड है जो फरो इरिगेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कल्टीवेटर के फरोज बनते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे जो है वो फरोज बन जाते हैं। इसमें एक ये सेक्शन रिज सेक्शन होता है, वैली सेक्शन, रिज सेक्शन, वैली सेक्शन, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो रिज सेक्शन में जो है वो सोइंग करते हैं और वैली सेक्शन में जो है वाटर मूव करता है। ओके, तो इसको बोलते हैं फरो इरिगेशन। चेक बेसिन इरिगेशन आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे इसमें जो है चेक बेसिन बने होते हैं। चेक बेसिन इसलिए बोलते हैं कि जैसे वाटर को यहाँ से एंटर करते हैं, देन पहले इसमें जाता है वाटर, अगर यहाँ से क्लोज हो जाता है तो उसको क्लोज कर देते हैं तो वाटर आगे मूव करता है, देन फिर ये जाता है। तो इसमें जो है वाटर को अपन चेक्स करते हैं। ठीक है, और हर एक बेसिन में जो है साइमल्टेनियसली जो है वाटर फिलअप होते जाता है, इस तरीके से इसका इरिगेशन करते हैं। ठीक है, पैडी फील्ड में इसको मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। तो बॉर्डर इरिगेशन में जो कंटूर बॉर्डर्स, कभी कभी क्या होता है कि स्लोपी लैंड में अगर अपन बॉर्डर्स इरिगेशन करते हैं तो अपन उसमें कंटूर से बनाना पड़ता है। ठीक है, और
स्लोपी लेड में वो होता है, रिकमेंडेड होता है कि अपन को कंटूर बॉर्डर्स यूज करना चाहिए। इसकी रिकमेंडेड लिमिट होती है 0.2 से 0.4% इसमें स्लोप देते हैं अपन, और विड्थ ऑफ द बॉर्डर स्ट्रिप 3 से 15 मीटर होती है, ठीक है। ये इन जनरल है। फरो इरिगेशन विच इज यूज्ड इन अ सॉइल एक्सेप्ट द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में अपन यूज नहीं करते हैं फरो इरिगेशन, क्योंकि उसमें रिसेशन और एडवांस का थोड़ा इश्यू रहता है। तो आप इन जनरल याद कर लीजिएगा, फरो इरिगेशन रिकमेंडेड नहीं होता है सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है। सर्च इरिगेशन क्या होता है? सर्च इरिगेशन जो है स्पेशल टेक्निक होती है, ठीक है। ये इरिगेशन के क्लासिफिकेशन में टाइप ऑफ इरिगेशन नहीं बोल सकते उसको, बट एक टाइप का पैटर्न है, एक टाइप की अप्रोच है इरिगेशन करने की, ठीक है। उसमें होता क्या है कि कोई भी इरिगेशन, मान लीजिए यहाँ पर बॉर्डर इरिगेशन है अपने पास, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि वाटर अपन कंटिन्यूसली, वैसे यूजुअल मेथड ये है कि वाटर यहाँ पर अपन कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं, तो धीरे 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 हो जाता है, टेल वाटर में टकराता है और धीरे धीरे यहाँ से फिर रिसेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टेल वाटर में टकराता है तो अपन देखते हैं कि इरिगेशन पूरा हो गया, तो अपन जो है स्ट्रीम को कट ऑफ कर देते हैं, तो धीरे धीरे वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट होता है, वो कम होते होते जो है टेल वाटर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं वाटर एडवांस एंड रिसेशन कर्व। तो एडवांस में जो है वो इस तरीके से बनता है और रिसेशन में इस तरीके से डाउन हो जाता है, ठीक है। बट होता क्या है कि एक सर्च इरिगेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि अपन जो वाटर है उसको कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं करते, उसको इंटरमिटेंटली कट ऑफ कर करके बीच बीच में ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन ये देखते हैं कि फरो इरिगेशन में जो मोस्ट ऑफ द वाटर है, जब टेल वाटर के टकराने के बाद यहाँ पॉन्डिंग हो जाती है, पॉन्डिंग के बाद में जो वाटर है वो अपने को 30 सेंटीमीटर तक ही जो है सॉइल को मॉइस्चर देना, उसके नीचे फिर क्या है वाटर डीप पर्कुलेट होने लगता है, वो एक प्रकार से लॉसेस होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इंटरमिटेंट जब अपन इसको अप्लाई करते हैं तो होता है क्या, वाटर थोड़ा दूर जाता है, देन उसको कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो वो सॉइल मॉइस्चर में एब्जॉर्ब हो जाता है। देन उसको फिर से देते हैं तो थोड़ा और आगे जाता है, देन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो डीप पर्कुलेशन या लॉसेस के चांसेस कम होते हैं, उसको बोलते हैं अपन सर्ज इरिगेशन। द स्पेशल टेक्निक्स ऑफ द फरो इरिगेशन में मोस्ट वाइडली यूज करते हैं वेयर द वाटर इज अप्लाइड इंटरमिटेंटली रेदर देन द कंटिन्यूअस फ्लो which increase the water advances and reduce the, ये इंक्रीज कर देगा वाटर एडवांस को, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो जल्दी मूव करेगा, जल्दी टेल साइड में जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द वाटर एडवांसेस एंड रिड्यूस द डीप पर्कुलेशन लॉसेस, इंप्रूव द एफिशिएंसी, इंप्रूव द यूनिफॉर्मिटी भी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये स्पेशल टेक्निक होती है सर्ज इरिगेशन में, ठीक है। चेक बेसिन मैंने आपको बताया था राइस क्रॉप्स के लिए बहुत मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर की, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है और बहुत एडवांस टेक्निक है, इसको अपन यूज करते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट निकालने के लिए, ओके। देन अपन बात करते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब स्केड्यूलिंग आप समझ गए, स्केड्यूलिंग मतलब क्या होता है, स्केड्यूल तैयार करना। इसका मतलब है कि परफेक्ट टाइम और क्वांटिटी ऑफ द वाटर को जो अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कितना अपन को वाटर देना है और किस टाइम पे देना है, ये अपन डिसाइड करते हैं इरिगेशन स्केड्यूलिंग से, ठीक है। और किस टेक्निक से देना है वो अपन देखते हैं कि कौन सी अपन अप्रोच ले रहे हैं, बॉर्डर इरिगेशन कर रहे हैं या जो भी इरिगेशन कर रहे हैं, बट इरिगेशन शेड्यूलिंग में करते हैं कि टाइम को अपन जो है और क्वांटिटी ऑफ द वाटर को स्केड्यूल करते हैं, ओके। ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क रिजर, ये नाम से क्लियर हो रहा है, इसको यूज करते हैं अपन, 4 डिस्क होती है इसमें 2 गैंग्स में, ठीक है। बॉर्डर इरिगेशन में अपन को बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें 4 डिस्क होती है 2 गैंग में, ठीक है। एनी चैनल सप्लाइड वाटर फ्रॉम द कैनाल इज मेंटेन बाय द फार्मर्स और कॉल्ड एज द वाटर कोर्सेज। तो होता क्या है कि कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट में आप देखे होंगे एक तो माइनर कैनाल्स होती हैं, ठीक है। माइनर कैनाल्स तक जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। तो जो भी खेत माइनर कैनाल के आसपास है वो तो डायरेक्ट वाटर से ले लेते हैं, बट जो खेत दूर है तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो फार्मर्स है वो वाटर कोर्सेज बनाते हैं, छोटी छोटी वाटर कोर्सेज होती हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ये कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है कच्ची वाटर कोर्सेज होती है, तो इसको अपन यूज करते हैं कि वाटर को जो ट्रैवल करके दूर वाले जो खेत है वहां तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो मेनली फार्मर्स करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जो है वो गवर्नमेंट भी करती है, बट वो एक अंशदान के रूप में या थोड़ी बहुत उससे जो कंट्रीब्यूशन लेते हैं फार्मर से, बट इसको इन जनरल जो है अब याद रखिएगा, इसको फार्मर जो है वो मेंटेन करती है, ठीक है। तो इसमें एक सिस्टम आता है 12 बंडी और दूसरा बंडी, ये मोस्ट वाइडली है जो यूज्ड सिस्टम है, ये ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में यूज किया था 12 बंडी और दूसरा बंडी। तो उसमें क्या करते हैं कि जो वाटर कोर्सेस है इसको अकॉर्डिंग टू लैंड, ठीक है, जो भी खेत वाले का जितना भी लैंड होगा उसके हिसाब से उतना उसको पानी मिलता था, इस टाइप से ये सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। ये फार्मर्स के बीच में सिस्टम था, धीरे धीरे हालांकि मेंटेन नहीं होने के कारण जो है वो ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा, बट ये बहुत पुराना सिस्टम है 12 बंडी और दूसरा बंडी, ठीक है। इसका आप याद रखिएगा, इज द सिस्टम ऑफ सप्लाई द वाटर थ्रू द कैनल्स फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंश्योर द फिक्स्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द लैंड अलॉटेड टू ईच फार्मर, जितना भी फार्मर्स का लैंड होगा उसके बेस पे ही उतना ही उसको पानी मिलेगा इन अ फिक्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है एक प्रकार की, ठीक है। देन अपन बात करते हैं सॉल्ट टॉलरेंस की, सॉरी टॉलरेंस लिमिट ऑफ द वाटर स्प्रेडिंग फॉर द कॉटन। कॉटन में जो है वो सॉल्ट टॉलरेंस होती है वाटर स्प्रेडिंग की, वो होती है 3 डेज की, बट वेजिटेबल्स में होती है सिर्फ 1 डे की, ठीक है। ये भी आप याद रख लीजिएगा।
देन एज पर द बीआईएस यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फॉर द स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है 85%। ठीक है, 85% जो है वो यूनिफॉर्मली जो है जो वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए थ्रू द स्प्रिंकलर इरिगेशन के। ठीक है, देन अपन बात करते हैं एफिशिएंसी की। डिफरेंट एफिशिएंसी अपन इरिगेशन में यूज करते हैं। सबसे पहले वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होता है कि वाटर विच इज डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन द वाटर विच डिलीवर्ड फ्रॉम डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर और द कैनाल। ठीक है, तो जितना भी जो भी कैनाल है या रिवर है उससे जितना भी वाटर जो है वो फील्ड पे आ रहा है, ठीक है, वो बताता है उसकी वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो भी कैनाल के थ्रू आ रहा है उसमें सीपेज लॉसेस भी हो रहा है, उसमें इवोपरेशन लॉसेस भी हो रहा है। तो ये बताते हैं कि अपन ने यहाँ से कितना जो वाटर है कैनाल या जो भी स्ट्रीम है या रिवर है उससे डाइवर्ट किए और यहाँ पर अपने पास हेड ऑफ द फील्ड पे, ठीक है, यहाँ पर अपन को कितना रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कितना लॉसेस हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं कन्वेंस लॉसेस लाइक द सीपेज और इवोपरेशन, इसको अपन बोलते हैं अपने पास वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, देन अपना वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसमें अपन ये देखते हैं कितना अपन को रिसीव हुआ और कितना जो क्रॉप के रूट जोन में जो है ये जो क्रॉप है इसके रूट जोन में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन्स ऑफ द क्रॉप अपॉन द वाटर विच इज डिलीवर्ड टू द फील्ड। ठीक है, तो इसमें अपन क्या जो भी एप्लीकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, बॉर्ड इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बताता है कि कितना जो वाटर स्टोर्ड हो रहा है रूट जोन में एज कम्पेयर टू कितना वाटर जो है वो रिसीव हो रहा है हेड ऑफ द फील्ड में। ठीक है, देन अपन बात करते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी की। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, प्लांट्स के लिए अपन यूज करेंगे। प्लांट्स में कितना वाटर जो है वो स्टोर हो रहा है, मॉइस्चर जो स्टोर हो रहा है रूट जोन में, और कितना जो है वो कंजम्पटली यूज कर रहा है, मतलब इवोपो ट्रांसफायर कर रहा है वाटर को। ठीक है, तो ये एक प्रकार के डेफिसिट बताता है कि कितना इवोपो ट्रांसपायरेशन कर रहा है एज कम्पेयर टू द रूट जोन। ठीक है, तो ये कहलाता है वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, देन वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी एक अलग टर्म है। इसमें क्या है कि कितना वाटर जो है वो एक्चुअली स्टोर्ड हो रहा है रूट जोन में और कितना उसको चाहिए था, मतलब कितना नीडेड है टू स्टोर द रूट जोन प्रायर टू द इरिगेशन। मतलब अपन ये मानते हैं कि फील्ड कैपेसिटी जो है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर की होती है और वही मेन वाटर होता है। उसके एडिशनली जो भी वाटर होता है वो तो डीप परकुलेट हो जाता है, तो वो अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के लिए। तो अपन को ये मेंटेन करना है कि फील्ड कैपेसिटी तक जो है वाटर रूट जोन में रहे। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड है, इतना आइडियल होना चाहिए, बट एक्चुअली कितना कर रहा है उसका रेशियो बताता है स्टोरेज एफिशिएंसी। ठीक है, देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या कहलाता है कि कितनी यूनिफॉर्मली जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, देन इरिगेशन एफिशिएंसी जो होता है ये सबका सम अप होता है। ठीक है, कितना जो वाटर है वो एक्चुअली स्टोर हो रहा है रूट जोन्स में और कितना वाटर जो है वो डाइवर्ट हो रहा है कोई भी स्ट्रीम से या कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो यहां से लेकर एंड तक जो भी अपने पास सभी इरिगेशन एफिशिएंसी जितनी भी अपन पढ़े हैं, कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अल्टीमेट एफिशिएंसी अपन नहीं आती है वो होती है इरिगेशन एफिशिएंसी विच इज द रेशियो ऑफ द वाटर विच इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द रूट जोन्स ऑफ द क्रॉप और द वाटर विच इज डाइवर्टेड टू द फील्ड। ठीक है, हेड ऑफ द फील्ड। ठीक है, टोरिसिली जो है फॉर्मूला यूज करते हैं अपन डिस्चार्ज टू स्प्रिंकलर लोजन निकालने के लिए। ठीक है, द यूपी इज द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट एरिया इरिगेटेड बाय द कैनाल। मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम जो है वो यूपी में है, इसलिए इस पर हाईएस्ट एरिया है। परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल एरिया की बात कर रहे हैं अपन कि कितना एरिया इरिगेटेड होता है कैनाल से, वो सबसे ज्यादा है यूपी में। ठीक है, ओवरऑल जो इरिगेशन एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि कितना स्ट्रीम से डाइवर्ट हो रहा है और कितना रूट जोन्स ऑफ द क्रॉप में हो रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की जो होती है वो 30 से 40% होती है। ठीक है, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन जो है 1901 से 1903 के बीच में बैठा था ब्रिटिश कालीन में। कैनाल लाइन इज यूज टू कंट्रोल द सीपेज लॉस। ये आपको पता है कि कैनाल जो होती हैं उसमें अपन लाइनिंग करते हैं, सीमेंट लाइनिंग होती है, ब्रिक लाइनिंग होती है, उसको अपन कंट्रोल करते हैं सीपेज लॉसेस की, जो भी वहां पर सीपेज हो रहा है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन एमीटर फ्लो वेरिएशन होता है लेस देन 20%। ठीक है, देन डिस्चार्ज रेट जो एमीटर होता है, जो नोजल होता है ड्रिप का जो एमीटर होता है उसका होता है 2 से 10 लीटर पर आवर। ओके, ऑपरेटिंग प्रेशर होता है 0.1 से kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन मैक्सिमम अलाउड प्रेशर वेरिएशन होता है इसका 10%। ठीक है, देन अपन बात करते हैं फ्लो वेरिएशन, यहाँ पर लेस देन 20% हो रहा है, बट प्रेशर वेरिएशन जो है वो 10% है। ठीक है, ऑर्चर्ड के लिए जो है वो ड्रिप इरिगेशन बेस्ट सुटेबल होता है। वाटर यूज एफिशिएंसी इसमें 90% होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वाटर यूज एफिशिएंसी कितना जो वाटर एवोपर ट्रांसफर कर रहा है, कितना जो उसमें रूट जोन्स में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वो होती है ड्रिप इरिगेशन में 90%। टोटल अमाउंट ऑफ द लॉसेस ड्यूरिंग द ड्रिप इरिगेशन 10% ही होता है। ओके, एप्लीकेशन लॉसेस। देन अपन बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की। एप्लीकेशन रेट ऑफ द स्प्रिंकलर शुड बी एट द ग्रेटर देन द इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यू टू लॉसेस। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें जो लॉसेस होने के कारण जो है उसकी जो एप्लीकेशन रेट है वो सॉइल के इनफिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा हो। ठीक है, तो एडिशनली कुछ वाटर और अपन अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं देखते कि इनफिल्ट्रेशन रेट से कम दे दें अपन, या फिर अपन बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की, तो उसका जो एप्लीकेशन रेट है वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा रखते हैं, क्योंकि एडिशनली वाटर कुछ एवोपरेट भी हो जाता है, यूनिफॉर्मली भी नहीं आ पाता, तो एप्लीकेशन लॉसेस को
को इंक्लूड करके कुछ जो है एप्लीकेशन रेट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा रखते हैं, ठीक है। इन इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन ओवरलैपिंग इंक्रीजेस विद द विंड वेलोसिटी, जैसे जैसे विंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो दो नोजल का जो कवरेज एरिया है वो एक दूसरे से ओवरलैप करता है, ठीक है। विंड वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। ग्राउंड रूट इनिशिएशन इज द बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ड्यूरिंग द इरिगेशन ऑफ द वाटर फॉर द वीट, ठीक है। तो वीट में क्या होता है कि जब जैसे भी ये फलियां निकलती है, अपन बोलते हैं कि ये फलियां होती हैं, तो जब भी वीड्स की फलियां निकलती है उसको अपन बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ठीक है, जहां इसमें क्राउन बनने लगता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वीट में फॉर द इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, ठीक है। सब इरिगेशन जैसे आपको क्लियर है, सब इरिगेशन वहां यूज करते हैं जहां पर अपन को सब सरफेस जो वाटर है वो रैपिड होता है, वहां पर कैपिलरी मूवमेंट रैपिड होता है रूट जोन्स में, तो उस कंडीशन में अपन को सब इरिगेशन देते हैं, जिसमें अपन अंडर द डेप्थ जहां पर रिक्वायर्ड होता है 30-40 सेंटीमीटर वहीं पर अपन इरिगेशन देते हैं, ठीक है। कैपिलरी राइज इज हाईएस्ट इन क्ले सॉइल, आपको पता है कि कैपिलरी राइज जो है वो क्ले सॉइल में हाईएस्ट होती है, क्योंकि जो कैपिलरी राइज है वो डिपेंड करती है ग्रेन डाया साइज पे, जितना ज्यादा छोटा ग्रेन डाया साइज होगा उतना ज्यादा उसका कैपिलरी हाइज होगा, ठीक है। देन अपन बात करते हैं दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कोहेजन और एडेशन। कोहेजन इज द अट्रैक्शन ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूल्स और एडेशन होता है अट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया इरिगेशन का कंप्लीट। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट पंप्स की, ठीक है। पंप्स में बहुत ज्यादा नहीं है तो आप बेसिक बेसिक चीजें याद रखिएगा। पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर लिफ्ट्स की। तो वाटर लिफ्ट को किस तरीके से करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द हेड उसके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। लो हेड लिफ्ट होता है जहां पर वाटर लेस देन 1.2 मीटर होता है, मीडियम हेड लिफ्ट होता है जहां पर वाटर जो होता है 1.2 से 10 मीटर होता है, और हाई हेड लिफ्ट होता है जहां पर ग्रेटर देन 10 मीटर होता है, ठीक है। तो इसमें लो हेड लिफ्ट, मीडियम हेड लिफ्ट, हाई हेड लिफ्ट, इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जो बुक्स में है वो यही है, ठीक है। तो इसमें दो तीन ही पूछे गए हैं, जैसे आर्किमिडीयन स्क्रू, इस टाइप का होता है ये अरेंजमेंट, ठीक है। आर्किमिडीयन स्क्रू जो होते हैं इस टाइप के होते हैं, तो इसमें वाटर में डिप कर देते हैं और यहाँ पर एक रोलर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो कोई भी आदमी मैनुअली रोल करता है इसको, तो धीरे धीरे जो वाटर वो इससे लिफ्ट होके जो भी अपन को जहां पर भी नीड है, जो भी खेत में या फिर कोई डोमेस्टिक पर्पज के लिए नीड है, वहां पर वाटर जो है इस टैंकर में डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं स्विंगिंग बकेट। स्विंगिंग बकेट में क्या होता है, इंडिजीनियस विच इज यूज्ड इन जो ईस्टर्न और साउदर्न साइड इंडिया है वहां पर इस टाइप का अरेंजमेंट जो पहले यूज करते थे लो हेड लिफ्ट के लिए। इसमें क्या होता है कि इस टाइप का एक बकेट होता था जिसमें दो लोग ऐसे कैरी करके रखते थे, देन वाटर वो डिप करते थे, जो भी वाटर सोर्स है कैनाल का या फिर स्ट्रीम का, उसमें डिप करके जो है वाटर को ऐसे फेंक देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्विंग करते थे बकेट को, इसलिए इसको बोलते हैं स्विंगिंग बकेट। ये सब लो हेड जो टेक्निक्स है उसी के लिए यूज करते हैं, लेस देन 1.2 मीटर के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं इंपेलर्स की। इंपेलर्स कहाँ यूज होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सिंपल एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसका अरेंजमेंट कैसे होता है कि यहाँ पर बीच में एक सक्शन यूनिट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सक्शन यूनिट, यहाँ से जो वाटर है वो सक करता है, ठीक है। देन जो वाटर है ये इंपेलर में आता है, तो इंपेलर जो है एक प्रकार का एक रोटेटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट जो है रोटेट करता है, तो इस वाटर को कैरी करता है और रेडियल डायरेक्शन में मूव कर देता है, ठीक है। तो कैसे मूव करता है, तो ये वेलोसिटी हेड को जो है वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट करता है, ये कंसेप्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। तो बहुत हाई स्पीड में होता है, ये वाटर को कैरी करता है, तो इसके फिन्स के थ्रू जो वाटर है वो हाई वेलोसिटी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है रेडियल डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ठीक है। मूव करने के कारण धीरे धीरे जहां पर प्रेशर हेड जनरेट होता है और प्रेशर हेड जनरेट होकर ये जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज ये है कि इसमें वेलोसिटी हेड जो है वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो ये जो रोटेटिंग एलिमेंट है इसको अपन बोलते हैं इंपेलर। डिफरेंट टाइप्स के इंपेलर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन टाइप, ओपन टाइप आप बोल सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ओपन टाइप ये वाला अपन कहाँ यूज करते हैं, जहां पर एकदम स्मॉल सॉलिड हो वाटर्स में, सिर्फ वहीं पर यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉल सॉलिड अगर प्रेजेंट हो तो अपन ओपन टाइप यूज करते हैं, ठीक है, जिससे क्लॉग ना हो। सेमी ओपन टाइप ये वाला है, इसमें इस टाइप तो फिन्स होती है, इस साइड एक प्लेट लगी होती है, ठीक है। तो इस टाइप के अपन कहाँ यूज करते हैं, जहां पर सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सेडिमेंट नहीं है बट सस्पेंडेड है, ठीक है। देन अपन क्लोज टाइप कहाँ यूज करेंगे, एकदम क्लियर वाटर है जहां पर, ठीक है, जिसमें दोनों टाइप फिन्स होते हैं और सेंटर में जो है दोनों साइड प्लेट होती है और सेंटर में जो फिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्लोज टाइप कहलाता है, ये क्लोज टाइप अपन कहाँ यूज करते हैं, जहां पर एकदम क्लियर वाटर है। और नॉन क्लॉग टाइप, ठीक है, सीवेज वाटर यूज करते हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े अमाउंट में जो है क्लॉगिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें अपन नॉन क्लॉग टाइप यूज करते हैं, ओके। देन अपन बात करते हैं वेरिएंट डिस्प्लेसमेंट मस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए रिलेशनशिप, इससे क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड जो अपने पास कैपेसिटी हेड और बीएचपी तीन टर्म्स होती है वो कैसे वेरी करती है, स्पीड ऑफ इंपेलर से या डायरेक्ट ऑफ इंपेलर से, ठीक है। तो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस के, इसका मतलब स्पीड ऑफ द इंपेलर।
हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस स्क्वायर और बीएचपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस क्यूब। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट आपको ये याद रखना जरूरी है कि कैसे रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। वही अपन डाया ऑफ द इंपेलर की बात करें तो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाया के, हेड होता है स्क्वायर ऑफ द डाया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बीएचपी होता है वो क्यूबिक ऑफ द डाया के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं शैलो ट्यूबवेल और डीप ट्यूबवेल का, ठीक है। तो ये एक जनरल एक कंडीशन, एक जनरल एक रूल है, स्टैंडर्ड रूल है कि शैलो ट्यूबवेल्स है वो लेस देन 30 मीटर के होंगे, डीप ट्यूबवेल्स वो 30-60 मीटर के होंगे, ठीक है। देन अपन बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हाई हेड लिफ्ट की यूज कर सकते हैं जहां पर सक्शन लिफ्ट जो है वो लेस देन 10 मीटर हो, बट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी लेस देन 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, क्योंकि इसको सक्शन जो है वाटर को सक करते हैं, इसलिए अपन को लेस देन 1 एटमॉस्फेयर में जो है ये वर्क करता है, ठीक है। When used in a series, the discharge is constant but the head increases, and when used in parallel, the discharge increases but head is constant, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये होता है, ये अपन सीरीज में अगर अपन बनाए तो इसको अपन हायर हेड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज में जब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो वर्क करते हैं तो इनका जो हेड है, जो प्रेशर हेड वो बढ़ जाता है, बट इसको अगर अपन पैरेलल यूज करते हैं तो ये जो है डिस्चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज में जो होता है अपने पास डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है बट हेड बढ़ जाता है, तो अपन ग्रेटर हेड अपन को चाहिए तो उसको सीरीज में यूज कर लेते हैं। बट दूसरी कंडीशन ये है कि अपने पास हेड कांस्टेंट है बट अपन को डिस्चार्ज बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में अपन उसको पैरेलली अरेंज करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप का अरेंजमेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का। देन इट इज अ रेडियल फ्लो पंप, ठीक है। तो दो टाइप के पंप्स होते हैं, एक होता है प्रोपेलर पंप। प्रोपेलर में क्या है, ऐसे प्रोपेलर बना होता है, तो जिस डायरेक्शन में वाटर आता है उसी डायरेक्शन में उसको डिस्चार्ज कर देता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सियल फ्लो पंप। मतलब ये एक्सियली डायरेक्शन में इसी एक्सिस में जो है वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, बट ये होते हैं रेडियल फ्लो पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि इसमें होता है कि वाटर जो है वो इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप डाले हैं, रेडियल डायरेक्शन में डिस्चार्ज करके उसको रेडियल डायरेक्शन में डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, थ्रो करके उसको रेडियल डायरेक्शन में डिस्चार्ज कर रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इस कारण से इसको बोलते हैं अपन रेडियल फ्लो पंप, ओके, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में इसका डिस्चार्ज हो रहा है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पंप्स हैव द वॉल्यूम टाइप एनर्जी कन्वर्जन। दो टाइप के एनर्जी कन्वर्जन होते हैं, एक होता है डिफ्यूजर टाइप और एक होता है वॉल्यूम टाइप, ठीक है। तो डिफ्यूजर टाइप में क्या होता है, वॉल्यूम टाइप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताते हैं ये फिन्स है, तो ये फिन्स क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं कि इसका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है कि इनका जो एरिया है इन दोनों के बीच का ये इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आउटसाइड जाते हैं तो इंक्रीज होता है, इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजर टाइप, सॉरी वॉल्यूम टाइप, ठीक है। और डिफ्यूजर में क्या होता है, डिफ्यूजर में इस फिन्स के बाहर भी, ठीक है, ये अपने पास जैसे फिन्स लगे हुए हैं तो इसके बाहर भी कुछ गाइडेड एक और फिन्स होते हैं, ठीक है, गाइडेड फिन्स होते हैं, वो अपन वहां यूज करते हैं डिफ्यूजर टाइप में जहां पर अपन को एडिशनली जो एडिशनल प्रेशर हेड की जरूरत पड़ती है। मतलब अपन मान लेते हैं कि अगर अपन को और हाई हेड बढ़ाना है, ठीक है, तो अपन उस केस में डिफ्यूजर को करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में थ्रो करने के बाद ये जो गाइडेड वेन्स हैं, ठीक है, गाइडेड फिन्स होती हैं, इसको एडिशनली और प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देती है, वेलोसिटी हेड को और प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो इस टाइप की ये गाइडेड अरेंजमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजर टाइप इंपेलर। तो इसमें जो गाइडेड फिन्स होती हैं ये और फर्दर जो है वो प्रेशर हेड को बढ़ा देती है, इसलिए उसको और ज्यादा जो है हाई हेड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देन डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, अगर सिंगल इंपेलर पर यूज करें तो वो होता है सिंगल स्टेज, और मल्टी में यूज करें तो वो होता है मल्टी स्टेज इंपेलर, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल इंपेलर है अपने पास इसलिए सिंगल स्टेज है, और यहाँ पर मल्टीपल इंपेलर से इसलिए मल्टीपल स्टेज। ये बेसिकली एक प्रकार से सीरीज अरेंजमेंट है। तो सेम जैसे सीरीज में अपन ने देखे थे हायर हेड्स के यूज करते हैं, वैसे मल्टी स्टेज को यूज करते हैं हाई हेड सिचुएशन के लिए, ठीक है। देन अपन बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड स्पीड होती है कोई भी पंप्स की, अपन ये मानते हैं कि उस स्पीड में अगर उस पंप को चलाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी बहुत हायर होगी, ठीक है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत स्मॉल होगा और चीपर होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी के लिए अपन यूज करते हैं स्पेसिफिक स्पीड। हर एक पंप की एक स्पेसिफिक स्पीड होती है बेस्ड ऑन डिस्चार्ज और कितना हेड अपने पास है, कितना हेड में अपन को लिफ्ट करना और कितना डिस्चार्ज करना, उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। उसका फॉर्मूला होता है NS इज इक्वल टू ओरिजिनल जो रिवॉल्यूशन है Q टू द पावर 1/2 दैट इज द डिस्चार्ज और हेड टू द पावर 3/4, ठीक है। ये वेरीज करती है 10 से 300 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। एक गिवन हेड और कैपेसिटी के लिए पंप हैविंग द लार्ज स्पेसिफिक स्पीड वो स्मॉल होगा, चीपर होगा और हाईएस्ट एफिशिएंसी होगा, ठीक है। तो पंप एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है इन स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। एक्सियल फ्लो पंप इज यूज्ड फॉर द लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज कंडीशन। तो एक्सियल फ्लो पंप जो मैंने आपको बताया था प्रोपेलर टाइप के जो पंप होते हैं वो यूज करते हैं अपने पास लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। और रेडियल फ्लो पंप अपन यूज करते हैं हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज अलग ही वेरी करता है। मल्टी स्टेज व्हेन मोर देन वन इंपेलर इज यूज्ड द स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेटेड हेड पर स्टेज, ठीक है। जब मल्टी स्टेज में अपन यूज करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक स्पीड हेड पर स्टेज में अलग अलग कैलकुलेट होती है, ठीक है।
देन अपन बात करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्स की। तीन टाइप के वॉल्स होते हैं। पहला होता है फुटवॉल। फुटवॉल आपको पता है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जहां से अपन वाटर डिस्चार्ज करते हैं उसके फुट में एक जो है एक स्ट्रेनर होता है, उस स्ट्रेनर में एक वॉल्व होता है, ठीक है। ये नॉन रिटर्निंग वॉल्व होता क्या है कि कभी भी अपन जब भी वाटर अपन जो है यूज करना है, ठीक है, यूज करने के बाद में धीरे धीरे जो वाटर है इसमें खत्म हो जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है बाहर। तो उस कारण से क्या होता है, आप हमने देखे होंगे एयर आ जाती है जिसमें वाटर डालना पड़ता है, तो अपन उसको बोलते हैं प्राइमिंग, ठीक है। तो पंप्स में क्या प्राइमिंग एक बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट टाइम पे जब भी पंप अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन उसमें वाटर फिल करना पड़ता है, तो वो एक प्रकार की बोलते हैं प्राइमिंग सिचुएशन, ठीक है। उस प्राइमिंग को अपन को जो है वो अवॉइड करने के लिए अपन फुट वॉल्व यूज करते हैं। फुट वॉल्व में क्या होता है कि जैसे अपन डिस्चार्ज कर ली वाटर को, तो ये वन डायरेक्शन होता है, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो वापस से बाहर जो है वो रिटर्न नहीं होता, डिस्चार्ज नहीं होता। इस कारण से जो वाटर इसमें फिलअप होता है ये जो ट्यूब में, तो ये प्राइमिंग को अवॉइड करने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड इन अ सक्शन हेड ऑफ द पंप एंड कीप द सेंट्रीफ्यूगल पंप प्राइम्ड, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्राइम्ड रखता है, ओके। देन चेक वाल्व जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप पे यूज करता है, वन डायरेक्शन होता है अलोंग द स्ट्रेनर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो होने लगता है, ठीक है। आपने देखे होंगे कि कभी कभी प्रेशर डिफरेंस होने के कारण जो है स्विच ऑफ कर देते हैं अपन जब सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करने लगता है वाटर, तो वो उसके लिए अपन यूज करते हैं चेक वाल्व, वन डायरेक्शन वाल्व होता है, ठीक है। रिफ्लक्स वाल्व सेम होता है एज द फुट वाल्व, ठीक है। इस सेम होता है लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, बट इसका जो पर्पस होता है वो सेम होता है, टू रिड्यूस द प्राइमिंग जो है उसको रखने के लिए, प्राइम रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को, ठीक है। देन अपन बात करते हैं प्रोपेलर पंप। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ये प्रोपेलर यूनिट लगी रहती है, तो जिस डायरेक्शन में वाटर आता है उसी डायरेक्शन में वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यूज्ड इन अ हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड कंडीशन में, ठीक है। यूजुअल हेड इसका होता है 1 से 2.5 मीटर, ठीक है। देन सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबमर्सिबल पंप क्या होता है, सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, ठीक है। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें वाटर के अंदर ये सबमर्ज्ड होते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन अ हाई हेड सिचुएशन एंड सबमर्ज्ड इन अ वाटर, ठीक है। हाई हेड सिचुएशन यूज करते हैं, डीप ट्यूबवेल में मोस्ट वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। देन अपन बात है क्रूड ट्यूबवेल। क्रूड ट्यूबवेल क्या होता है कि कभी कभी क्या होती है कि ड्रिलिंग असेंबली मिस अलाइनमेंट होने के कारण परफेक्टली वर्टिकल नहीं होती, इस कारण से जो है वहां पर एक मिस अलाइनमेंट हो जाता है वेल का, उसको अपन बोलते हैं क्रूड ट्यूबवेल, ठीक है। ये किस कारण से होता है, मिस अलाइनमेंट ऑफ द लाइन शाफ्ट का और वियर एंड टियर ऑफ द शाफ्ट बेयरिंग। जो शाफ्ट बेयरिंग होती है अपने जो नीचे होती है उसमें भी कभी कभी क्या है कि वियर एंड टियर हो जाता है, इस कारण से जो वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं आ पाता कोई वेल का, इसलिए उसको बोलते हैं क्रूड ट्यूबवेल, ठीक है। देन वाटर हैमरिंग इज द पंप इज सडन चेंज ऑफ द प्रेशर। तो होता क्या है कि कभी भी पंप से अपन स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, तो उसमें सडन जो है एकदम से जो है प्रेशर जनरेट होता है और एकदम से रिड्यूस होता है, ठीक है। उस कारण से जो है वो एक कभी कभी पाइप्स को डैमेज कर देता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं वाटर हैमरिंग। वाटर हैमरिंग के कारण जो वो पाइप डैमेज हो गया, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं हाइड्रोलिक रैम्स का, ठीक है। इस टाइप्स के जो हाइड्रोलिक रैम्स होते हैं, तो इसमें एक एयर चेंबर होता है जो कि प्रेशर को पहले रिड्यूस करता है। जब भी सडन प्रेशर आता है, वेरिएशन आता है सडन प्रेशर का, तो ये उसको वाटर को है अपने असेंबली में ले लेता है, तो वहां पर जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है प्रेशर का, देन वो वाटर को है जो डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉज के होते हैं वाटर हैमरिंग के, द सडन चेंज इन प्रेशर और द मूवमेंट ऑफ द फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर का सडन चेंज और प्रेशर होता है, किस कारण से होता है, ड्यू टू द सडन स्टार्ट और द स्टॉप ऑफ द पंप, ड्यू टू द पावर फेलियर। कभी कभी पावर फेलियर होता है तो सडन एकदम से रिड्यूस होता है। एब्रप्ट चेंज इन पंप स्पीड ड्यू टू द पावर वेरिएशन। कभी कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें एब्रप्ट चेंजेस होता है प्रेशर का, जो कि डैमेज कर देता है पाइपलाइंस को, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं हाइड्रोलिक रैम्स टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम द वाटर हैमरिंग, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपने पास ड्रेनेज का, ठीक है। ड्रेनेज में बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, ओके। तो ड्रेनेज में क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ द सरफेस इरिगेशन की। दो टाइप की इरिगेशन यूज करते हैं, पैरेलल ओपन डिच सिस्टम एंड रैंडम फील्ड डिच सिस्टम, ठीक है। पैरेलल ओपन डिच सिस्टम में क्या करते हैं, इस टाइप का जैसे अपने पास खेत है तो इसमें अपन डेड फरोज बनाते हैं, ठीक है। डेड फरोज जो होते हैं वो वाटर को डिस्चार्ज करते हैं मेन स्ट्रीम में, कनेक्टेड ड्रेन से लेते हैं मेन स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये यूजुअली जो पैरेलल फ्लो डिच सिस्टम है एक प्रकार का सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है जो कि अपन फ्लैट लैंड भी यूज करते हैं, ठीक है। बट रैंडम फील्ड सिस्टम क्या होता है, रैंडम फील्ड सिस्टम जो है वो अपन यूज करते हैं डिप्रेशन पे, ठीक है। अगर अपने पास बहुत सारे ऐसे खेत में छोटे छोटे डिप्रेशन बने होते हैं तो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए एक डिस्चार्ज, एक कॉमन एक स्ट्रीम बनाते हैं और सबसे वाटर लेते हुए उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल अपने पास डिप्रेशन अगर यहाँ पर होंगे पॉइंट्स तो उसमें अपन यूज करेंगे रैंडम फील्ड सिस्टम, ठीक है। देन पैरेलल फील्ड ड्रेनेज सिस्टम यूज टू, जहां पर अपन सरफेस और सरफेस वाटर दोनों डिस्चार्ज करना होता है तो अपन यूज करते हैं पैरेलल फील्ड ड्रेन सिस्टम, ठीक है। क्रॉस फ्लो डिच सिस्टम अपन यूज करते हैं, जैसे अपन ने देखे थे पैरेलल ओपन डिच सिस्टम जो होता है वो यूज करते हैं अपन लेवल लैंड के लिए, बट क्रॉस फ्लो डिच सिस्टम होता है अपन स्लोपिंग लैंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 20-40 रूल यूज करते हैं अपन टॉयल जॉइंट की स्पेसिंग निकालने के लिए, और ग्लोबल टर्म इक्वेशन अपन यूज करते हैं ड्रेन स्पेसिंग निकालने के, कि इस ड्रेन्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है।
देन अपन यूज करते हैं हेरिंगबोन सिस्टम। हेरिंगबोन सिस्टम क्या अपन कहाँ यूज करते हैं, जैसे कभी वैली पोर्शन होता है, ठीक है, तो वहां पर ऐसी कॉनकेव टाइप की टोपोग्राफी होती है, ठीक है, तो अपन मानते हैं कि इस टाइप की टोपोग्राफी के लिए अपन मान सकते हैं टॉप व्यू है। तो इस टाइप में कि अपन मेन ड्रेन प्रोवाइड करते हैं और अक्रॉस अलोंग द वैलीज इस टाइप से अपन कलेक्टर ड्रेन्स अपन बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह है हेरिंगबोन सिस्टम, ठीक है, वहां लेते हैं अपन जहां पर कॉनकेव टोपोग्राफी होती है। ओके, देन सब सरफेस ड्रेन्स रिमूव द सब सरफेस वाटर। ये अंडरस्टूड है, दो टाइप ड्रेनेज होते हैं, सरफेस और सब सरफेस, ठीक है, सरफेस को अपन यूज करते हैं सरफेस ड्रेन को निकालने के लिए और सब सरफेस वाटर को रिमूव करते हैं अपन सरफेस पे वाटर निकालने के लिए, ठीक है। इंटरसेप्टर ड्रेन्स होती है, स्पेशल टाइप की ड्रेन्स होती है, तो कभी कभी क्या होता है पहाड़ से बहुत ज्यादा पानी आने लगता है और यहाँ पर अपने पास जस्ट यहाँ पर बाजू में अपने पास कोई भी इरिगेशन फील्ड होता है या फिर कल्टीवल लैंड होता है, ठीक है, तो ये पानी आने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो वाटर लॉक हो जाता है, तो उसको उस टाइप के ड्रेनेज को रिमूव करने के लिए अपन यहाँ अलोंग द वैली जो है एक कलेक्टर ड्रेन बना इंटरसेप्टर ड्रेन बनाते थे। क्यों? क्योंकि इस वाटर को वो इंटरसेप्ट कर ले, ठीक है। इंटरसेप्टर ड्रेन्स टू हुम टू कंट्रोल द वाटर लॉगिंग बाय प्रिवेंटिंग सब सॉइल फ्रॉम रीचिंग द एरिया, ठीक है, तो इंटरसेप्ट करता है वाटर को, ठीक है, फ्रॉम रीचिंग द पर्टिकुलर एरिया। जनरली फुट हिल्स में बनाते हैं इसको, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन द लेटरल लाइन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो हुग आउट इक्वेशन आप पढ़ेंगे ड्रेनेज में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ के, ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ द के। तो जैसे जैसे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे स्पेसिंग बढ़ती है, ठीक है। समटाइम्स इन अ वाटर लॉक्ड एरियाज मल्टीपल वेल सिस्टम इज यूज्ड। मैंने आपको वेल्स में बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल वेल सिस्टम्स को अपन वाटर लॉगिंग एरियाज में वाटर रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। मोल ड्रेन जो है ब्लैक वाटर से बनाते हैं, वो मोल पाइप अपन इसको बनाते हैं मोल पाइप से यूज करके। मोस्ट ऑफ द सरफेस ड्रेनेज आर द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ठीक है, जो सरफेस ड्रेनेज के लिए जो पंप्स यूज करते हैं वो अपन यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ठीक है। तो जो पंप्स और ड्रेनेज मैंने आपको पहले कवर नहीं किया है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए हैं और जितने क्वेश्चन आते हैं और जो भी बुक्स में दिए हैं वो मैंने इसमें कवर कर लिया हूं। और इन केस अगर आपको तब भी अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है पंप्स और ड्रेनेज का, तो मैं उसका लेक्चर बना के डाल दूंगा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर नीड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ओके, ठीक है। तो ये अपने पास लेक्चर नंबर 5 है, कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर नंबर 5, ठीक है, ओके, थैंक यू।